या सो हेलो एंड वेलकम गाइस सर, क्या आप सब यार उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा एंड वेलकम बैक टू दी येट अनदर बुक टॉक वीडियो एंड या आई एम बैक एंड आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है द इडियट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। सो मैं इस वीडियो को लिखने वाला था कि माय सेकंड बुक ऑफ दोस्तोयेव्स्की ऐसा करके, बिकॉज जब मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा था तो मैंने उसमें लिखा था माय फर्स्ट बुक ऑफ दोस्तोयेव्स्की ऐसा करके। सो आई थॉट इट विल लुक कूल बट देन आई रियलाइज कि इट्स टेक्निकली माय नॉट सेकंड बुक। मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट के बाद नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड नोवेला भी पढ़ी थी व्हाइट नाइट्स, तो इट्स टेक्निकली माय फोर्थ बुक ऑफ दोस्तोयेव्स्की। लेट मी टॉक अबाउट माय रीडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस बुक। सो बेसिकली कुछ 650 पेज की बुक है, एटलीस्ट जो एडिशन मेरे पास है, ये वाली जो एडिशन है ये कुछ 650 पेज की बुक है। सो ये बुक मैंने स्टार्ट किया था एंड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग अगस्त के उस कुछ बीच में स्टार्ट किया था और अक्टूबर के एंड आते तक मैंने करीब 325 पेज में पढ़ पाया था। आई नो आई एम लेजी एज फक, या मेरी गलती है, बुक खराब नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने 2 महीने में 300 पेज पढ़ा और मैंने पिछले 2 दिन में फिर 300 पेज पढ़ा। सो ये बुक मैंने लास्ट कल और परसों में खत्म की है मैंने बुक, जो बाकी जो 300 पेज बचे हुए थे। सो या एक तो देखो दिक्कत ही होगी ना कि जो मैंने स्टार्टिंग के 300 पेज पढ़े बहुत ही इस महीने में पढ़े कि आज पढ़ा कल पढ़ा नहीं पढ़ा ऐसा टाइप का पढ़ा है, तो जो सीक्वेंस वो कोई बन नहीं पाया। अब लास्ट कल 2 दिन में मैंने पूरी बुक खत्म की है तो मुझे पूरा सीक्वेंस पता है। लाइक ये बहुत होता है, अगर तुम एक बुक को एक लंबे पीरियड में पढ़ो तो उसका जो इम्पैक्ट शायद जिस तरह से पढ़ सकता था या तुमसे शॉर्ट पीरियड में पढ़ते वो नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग के जो पोर्शन है, ऑफ कोर्स आई नो व्हाट द बुक हैज टॉक्ड अबाउट, बट जो उसका एग्जैक्टली जो इम्पैक्ट है शायद वो नहीं आया है मेरे दिमाग में। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बुक के बारे में बताने वाला हूँ कि बुक किस बारे में। सो बेसिकली वी नो दैट दोस्तोयेव्स्की 19th सेंचुरी रशियन राइटर है एंड ये एक बात मैंने पढ़ी थी कहीं कि एक जो राइटर होता है अपने लाइफ टाइम में एक ही स्टोरी लिख रहा होता है। इट जस्ट हैपेंड दैट उसकी नॉवेल्स अलग अलग होती हैं एंड आई ट्रूली बिलीव इन दोस्तोयेव्स्की केस, बिकॉज जो मैंने बाकी 3 जो बुक पढ़ी है मैंने दोस्तोयेव्स्की की और ये जो मैं चौथी बुक मैंने पढ़ ली है, सो अल्टीमेटली इट इज ऑल बेस्ड ऑन रशिया 19th सेंचुरी रशिया स्पेसिफिकली। एंड जो कैरेक्टर ट्रोप या फिर जो एटमॉस्फेयर जो होता है या फिर जो उस समय का जो सोशियो पॉलिटिकल जो एनवायरमेंट था, चारों ही बुक में मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इवन जो कैरेक्टर्स हैं क्राइम एंड पनिशमेंट में जो रास्केलनिकोव का जो कैरेक्टर था, नोट्स ऑफ अंडरग्राउंड में जो हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर होता है उसका जो कैरेक्टर होता है, वो जो कैरेक्टर्स है इस बुक में मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, सो आई बिलीव कि अल्टीमेटली जो एक सिग्निफाइंग और एक जो कैरेक्टरिस्टिकली जो पॉइंट है दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग का, वो इसका रशियन एटमॉस्फेयर फिर बोल सकते हैं 19th सेंचुरी का रशिया बहुत प्रोमिनेंटली हमको देखने को मिलता है। सो ये ध्यान में रखते हुए कि जो बुक लिखी गई है उस टाइम पीरियड में लिखी है एंड उसी से अगला पॉइंट ये आता है, एक आदमी है जो ऐसी सोसाइटी में एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जो इतना मोरली और सोशली करप्ट है दैट अल्टीमेटली उस इंसान को वो सोसाइटी ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है बोल सकते हैं अंदर से। ना जो मेन कैरेक्टर है हमारा प्रिंस मुश्किन, या जिसे पूरे बुक के दौरान इडियट बोला जाता है, इडियट करके। द थिंग इज कि अगर तुम सच में देखने जाओ तो पूरे बुक में एक मुश्किन या फिर प्रिंस का ही कैरेक्टर है जो इडियट नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इडियट वो बन जाता है एंड ऑफ द स्टोरी में, जिस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है और जो पूरे नॉवल के दौरान जिसके साथ जो व्यवहार होता है वो सोसाइटी उसको मजबूर करती है इडियट बनने में। सो अगर तुम सच में देखो तो ऑनेस्टी, डिग्निटी या फिर जो ट्रस्ट वर्दीनेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो गिवन होने चाहिए ना, मतलब वो तो बेसिक नेचर होना चाहिए ह्यूमंस का। वो ऐसे नहीं कि कुछ हमने कुछ नया भी यूनिक मिल गया। इस बुक में प्रिंस के कैरेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है दैट ही इज समवन दैट कि वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बोल सकते हैं कि जो प्रिंस है या तो वो झूठ बोल रहा है या तो बहुत बड़ा मूर्ख है वो। ऐसा कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि अ पर्सन कैन बी सो गुड इन द सेंस कि मोरली गुड, कि एक इंसान सच में इतना अच्छा हो सकता है। एंड ये देखने को मिलता है कि पूरे नॉवल के दौरान जो कैरेक्टर्स जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो कितने मोरली करप्ट बन चुके हैं एंड वो कितने लाइक दे आर इन मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी चीजों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एंड वहीं पर जो प्रिंस है वो अपने मोरल कैरेक्टर पर स्टैंड करता है और खड़ा रहता है वो, एंड इसलिए लोगों के लिए वो चुभता है कि भाई हमारे बीच में रहकर ये इंसान कैसे इतना जो है फर्म या फिर इतना जो है ऑनेस्ट रह सकता है करके। एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स दैट एक्चुअली गेट्स टू हिम। है ना, प्रिंस का कैरेक्टर भी मतलब ब्रोक तो इन द सेंस मोरल सेंस ब्रोक तो नहीं होता बट साइकोलॉजिकल सेंस में अपनी सैनिटी खो देता है। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तोयेव्स्की वाज ट्राइंग टू से दैट कि सी जो रशिया उस समय का बन चुका है, जो कि एक नाइलिस्टिक एथिस्टिक जो रशिया उस समय का पनप रहा था अभी जो बन चुका था, जो कि मोरालिटी को एज ए टूल देखती है, अब मोरल वैल्यूज को इतनी वो वैल्यू नहीं करती है ना। उस सोसाइटी में जब एक ऐसे इंसान जो आता है जो सिंबलाइज करता है प्योरिटी, ग्रेटनेस, ऑनेस्टी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, व्हाट विल इवेंचुअली हैपन टू हिम, ये इसके बारे में है। हिपोलिट करके एक कैरेक्टर होता है जो वही उसी तरह से एथिस्टिक नाइलिस्टिक कैरेक्टर जो होता है जो कि मरने वाला होता है कुछ दिनों के अंदर में, एंड वो इस बात पर बहुत फोकस करता है कि व्हाई शुड ही बी वर्चुअस, है ना, क्यों उसे क्राइम नहीं कर देना चाहिए जब वो मरने ही वाला है करके। तो जो लैक ऑफ फाउंडेशन पे जो लैक ऑफ मोरालिटी का जो बेसिस बनाते हैं दोस्तोयेव्स्की, उस पर प्रिंस का जो कैरेक्टर खड़ा करते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं एवरी कैरेक्टर के साथ कि इन कंपैरिजन टू दिस पीपल मुश्किन प्रिंस सीम्स सो ऑनरेबल एज सच, मतलब वो इतने मतलब कि खास लगने लग जाते हैं बिकॉज जो एवरेज या जो नॉर्मल जो प्ले ग्राउंड है वो इतना गिरा हुआ है कि मुश्किन का जो बेयर मिनिमम
जो एफर्ट ना इंसान होने का वो इतना अलग दिखने लगता है। एंड दैट्स व्हाई ही गेट कॉल्ड एज एन इडियट, कि तुम्हारी जो सिंप्लिसिटी है, तुम्हारी जो क्या बोलना चाहिए, जो तुम्हारा भरोसा करने का जो नेचर है उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि तुम तो बहुत मूर्ख हो। इस एज ऑफ कनिंग में यहाँ पर सब मैनिपुलेटिव है, सब इतने बुरे हैं, तुमको ऐसा बनना चाहिए। एंड प्रिंस का जो कैरेक्टर है वो इसको रिजेक्ट करता है कि नहीं, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, मैं अपनी सैनिटी में अपनी अच्छाई नहीं खोऊंगा। इवन अल्टीमेटली जब रोजिन होता है ना, हाँ, जब रोजिन नास्तासिया को किल मार भी देता है, उसके बावजूद भी प्रिंस उसको ब्लेम नहीं करता है। लाइक ही सिट्स विद हिम एंड ही कंसोल्स हिम। अलग ही लेवल में उसका जो कैरेक्टर दिखाया गया है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइलिज्म एज सच फर्स्ट केम इन हिज बुक एक्चुअली। मुझे नहीं पता कि उसका ओरिजिन क्या है, बट जब क्राइम एंड पनिशमेंट में इसकी बात हो रही होती है, फिर नोट्स ऑफ अंडरग्राउंड में जब इसकी बात हो रही थी कि एक ऐसे एटमॉस्फेयर का क्रिएशन हो चुका है जो इस टेंडेंसी को जन्म देती है जहां पर इंसान के पास कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, वो गॉड से अलग हो चुका है, अब वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो सिर्फ नाइलिज्म बोलते हैं, नाइलिस्टिक टेंडेंसी बोलते हैं कि ये जो आजकल के जो नौजवान जो ऐसे हो रहे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज करते हैं। तो ऐसे जो उसका जो पॉपुलराइजेशन वर्ड है, आई थिंक सो इडियट में फर्स्ट टाइम हुआ था। अभी तक मैंने जितने भी दोस्तोस्की की जो मैंने बुक पढ़ी है, कुछ चीज मैंने उसमें नोटिस की है। पहला बात तो ये कि आप पूरे नॉवल में कभी भी आप दोस्तोस्की को नेचर के बारे में बात करते हुए नहीं देखोगे। दोस्तोस्की बुक में नेचर का रोल है ही नहीं एज सच। शायद थोड़ा बहुत मतलब वो कोई बात कर रहे हो, शायद क्राइम एंड पनिशमेंट ने उसने बताया जो एनवायरनमेंट है सेंट पीटर्सबर्ग का, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आई डोंट थिंक उसके अलावा नेचर का एज सच रोल है। जो मेन प्लॉट पॉइंट है, जो मेन जो फोकस है उनके नॉवल में, दैट इज साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ देयर कैरेक्टर्स। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट देयर हिज कैरेक्टर इज दैट कि एवरी कैरेक्टर हैज हिज ओन वॉइस। अगर एक रूम में अगर 4 से 5 कैरेक्टर होंगे दोस्तोस्की के, तो आपको ये कभी भी नहीं लगेगा भाई कि आपको डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत हो रही है। एवरी कैरेक्टर हैज इट्स ओन ट्रोप, इट्स ओन डेस्टिनी एंड इट्स ओन वे ऑफ सीइंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, एंड वो बहुत ही इसको अलग कर देती है। आपको ये कभी भी नहीं लगता भाई कि ये कैरेक्टर इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। सबका अपना एक यूनिक टेस्ट होता है, एंड इसी कारण से जो फोकस भी होता है पूरे इनके ऊपर नॉवल का, वो उनके बीच के कन्वर्सेशन पे होता है, वो क्या बात कर रहे हैं, रादर देन कि आसपास जो एनवायरनमेंट है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, फिर वो क्या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उससे बहुत ही कम बात होती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स यूनिक थिंग दैट आई फाइंड इन दोस्तोस्की नॉवल। उसके अलावा जो एक और चीज मुझे बहुत पसंद आई इज दैट कि अच्छा, ये बुक जो है 4 चैप्टर्स में, मतलब कि ये बुक एक जो पूरी मोटी बुक है, ये 4 छोटे-छोटे बुक में बटी हुई है। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। तो हर बुक जैसे खत्म होती है तो फिर दोस्तोस्की खुद आते हैं ऐसे राइटर, फिर ऐसे नरेटर, एंड वो कहानी को फिर ये मोड़ देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई टाइम जंप है तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है करके, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आते हैं। बिकॉज उसके अलावा क्या हो रहा था कि कहानी तो बस आगे बढ़ रही होती है कि एक कैरेक्टर आता है, एक कैरेक्टर बात करता है, आगे बढ़ जाता है। इट्स ओनली व्हेन द बुक एंड्स, लाइक बुक 1, बुक 2 एंड्स, देन दोस्तोस्की हिमसेल्फ कम्स एज अ नरेटर एंड टॉक्स अबाउट, लाइक ही engages with the audience and try to actually engage with the story like us. He says that facts are given, I don't want to interpret it, I want to see how story unfolds. तो ये जो उनका I don't know, मैंने ये अभी से नोटिस किया, शायद ये क्राइम एंड पनिशमेंट में हुआ होगा, उससे मैं नोटिस नहीं किया होगा। I want to talk about different characters in the book and their dynamics with Prince in the whole novel. तो पहले बात करते हैं the character of Nastasia. I think that's how you pronounce it. अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है भाई कि रशियन नेम्स आर बिच भाई, मतलब बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, नहीं समझ आते भाई कैसे पढ़ो उनको। ठीक है, मैं तो प्रिंस बोल पा रहा हूँ बिकॉज प्रिंस मुश्किल उसका नाम है, मतलब उसका फुल नेम कुछ लेफ्ट ऐसा कुछ है, कुछ तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट प्रिंस करके काम चला रहा हूँ मैं। हाँ, सो मैं बात करते हैं नास्तासिया के बारे में। नास्तासिया का जो कैरेक्टर है, ऐसा क्रेजी कैरेक्टर भाई मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब कि बहुत ही अच्छा। इस कैरेक्टर के ऊपर बात करने से पहले कुछ और चीजें मैं बात करना चाहता हूँ। तो एक आई गेस एक सीन आता है जहाँ पर एक वो लोग एपेंचिन जो फैमिली होती है वहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं, एंड जो अगलाया का जो फ्यूचर जो हस्बैंड जो होने वाला होता है, मतलब नहीं बनता वो, इवेंजिन के कुछ उसका नाम होता है, तो मैं लिख दूंगा भाई यहीं बस, ठीक है। तो वो प्रिंस को टीज करने के लिए बोलता है कि आजकल के जो लिबरल जजेस हैं, आजकल के जो लिबरल कोर्ट हैं, अगर उसने किसी का कत्ल किया है, 4 लोग का मर्डर किया है, तो इस बेसिस पर उसको रिहा कर देते हैं या फिर रिहा कर देते हैं केस में, दैट कि उसके जो सर्कमस्टेंसेस थे उसने उसका मजबूर किया वो सब क्राइम करने के लिए। एंड फिर मुश्किल बोलता है कि इट्स नॉट एक्सेप्शन, इट हैज बीन लाइक वो बहुत ही कॉमन बन चुका है उस सोसाइटी के लिए। एंड द डिफरेंस ही मेक्स इज दैट कि देयर आर हॉरेंडस मर्डर्स, हॉरेंडस लाइक क्रिमिनल्स, ठीक है, उनमें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है, बट दे नो दैट दे आर क्रिमिनल, दैट्स लाइक क्रूशियल थिंग। बट वहीं पर जो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट ने हमको मजबूर किया, वहां पर अकाउंटेबिलिटी, इट्स नॉट कि मैंने क्राइम किया, इट्स लाइक कि वो मेरा राइट है मर्डर करने का। वो जो डिफरेंस है वो वहां पर क्रिएट करते हैं कि अपने जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनसे जो इंसान बन के निकलता है, उसके बाद जो एक्ट इनएक्ट करता है, उसमें उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बहुत कुछ बात होती है। एंड आई थिंक मुश्किल जो प्रिंस होता है वो चाहता है कि हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने एक्शंस को ये ना बोल के जस्टिफाई कर दे जैसे बिकॉज हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि हम ऐसे बन गए हैं। इसी
इसी से मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नास्तासिया का जो कैरेक्टर है, अब जो उसके साथ जो होता है, जैसे वो ब्रॉटअप हुई होती है, ठीक है, उसका जो मतलब मुझे तो पागल लगती है, लाइक कंप्लीटली पागल लगती है, ठीक है, इससे तो कोई डाउट नहीं है। जो उसकी जो इंसैनिटी होती है, जैसे वो बिहेव करती है कोल्ड एंड हॉट, एंड वो कितनी बार शादी से भाग जाती है वो, ठीक है, रोजिन और प्रिंस के बीच लटक रही होती है, ठीक है, और वो बहुत परेशान करती है रोजिन को भी, प्रिंस को भी, साइकोलॉजिकली बॉन्ड उनको टॉर्चर करती है। तो जो कैरेक्टर जो बन जाता है, जो इस कैरेक्टर बन गया है, अगेन अपने एनवायरमेंट के कारण से बना है, बट क्या इतना काफी है ये बोलना कि वो अपने एनवायरमेंट के कारण ऐसी बन चुकी है? प्रिंस जब अल्टीमेटली उसे हाँ कर देता है शादी करने के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो मना कर, मतलब कि उसको छोड़ के चली जाती है, देन वो कहता भी है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, आई एम जस्ट पीटिंग हर। तो उस पीटी के चक्कर में मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूं मैं। और ये देखने को भी मिलता है कि प्रिंस के लिए इट्स नॉट कि वो इक्वल की तरह देखता है नास्तासिया को। नास्तासिया का जो हाल हो रखा है ना, प्रिंस उस पर केवल शोक मना सकता है कि भाई क्या क्या हो गई है, कैसे बन चुकी है, इस मतलब कि इसका जो हालत है इतनी खराब कैसे हुई है करके, एंड ही कैन नेवर लव हिम एज इक्वल। दैट्स द पॉइंट। लव से याद आया कि जो सेकंड जो हमारी लीड है, लाइक रोमांटिक लीड है नॉर्मल की, दैट इज एग्लिया, भी अगालिया जो भी बोलते हैं, ठीक है, एग्लिया मैं बोलूंगा। आई थिंक प्रिंस एक्चुअली लव्ड एग्लिया, लाइक रियली लव, लाइक ऑन इक्वल लेवल। एविजिन जब उसको मनाने के लिए भी जाता है, उसको ये एहसास दिलाने के लिए जाता है प्रिंस को कि तुमने एग्लिया से अपनी शादी को तोड़कर नास्तासिया से जो तुम शादी कर रहे हो वो कितना गलत है करके। तो प्रिंस बोलता भी है कि आई लव एग्लिया एज वेल एज नास्तासिया, एंड आई डोंट थिंक सो ही इज रॉन्ग इन दैट, बिकॉज जो प्यार वो नास्तासिया के लिए कर रहा है दैट इज नॉट लव एज वी थिंक, इट इज मोर लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ अ सॉर्ट कि एक छोटा जो बच्चा होता है तो कैसे उसको मनाने के लिए हम उसकी सहूलियत का उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, उसके भलाई के लिए। मुझे लगता है कि प्रिंस वो करना चाह रहा था नास्तासिया के साथ। वहीं पर जो एग्लिया से उसका जो प्रेम था, लव था, वो जेन्युइनली इक्वल फुटिंग वाला था। वहां पर जहाँ वो एक्चुअली उसको अप्रिशिएट कर सकता है एग्लिया की पर्सनैलिटी को, उसके फीचर्स को। वहां पर ये नहीं था कि वो आउट ऑफ पिटी उसको प्यार कर रहा है। एग्लिया का जो कैरेक्टर दिखाया भी जाता है, इट्स काइंड ऑफ कि वो कॉम्प्लीमेंट करती है प्रिंस को ऑन हिज लेवल। अब एग्लिया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही चाइल्डिश कैरेक्टर है, वो बहुत ही हंसी मजाक करती रहती है ना, बहुत चंचल है, बट उसके बावजूद उसके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी है। शी नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब मुश्किल कई बार सबके सामने माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने आप लोगों को बुरा भला कहा हो, एपेंचिन फैमिली जो होता है कई बार, तो एग्लिया उसको बोलती है कि तुम क्यों इनसे माफी मांग रहे हो, कि इन सब की बुद्धि को मिला भी लोगे ना तो तुम्हारे विजडम के बराबर नहीं होगा। एंड शी एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस प्रिंस वर्थ। शी रिकॉग्नाइजेस दैट प्रिंस इज सच अ ग्रेट मैन और ग्रेट पर्सन बिकॉज ऑफ हिज मोरल कैरेक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ हिज मनी और एनीथिंग लाइक दैट। एंड शी इज द ओनली वन, लाइक मुश्किन की जो वर्थ है उसको वो पहचान पाती है। हिज इनोसेंस, हिज सिंप्लिसिटी, हिज नोबेलिटी, सही मायनों में जो बोलते हैं ना कि मुश्किन को देखा है तो वो एग्लिया ही होती है। जो मुश्किन के जो फ्लॉज होते हैं उन्हें फ्लॉज की तरह देखते हुए उनकी उसे वर्च्यू की तरह देखती है। इवन जो प्रिंस की ह्यूमिलिटी होती है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। सो इन दैट सेंस कि वो एक्चुअल में उनका जो पेयर था बहुत अच्छा था, अब वो नहीं बन पाता है बिकॉज प्रिंस की सिंप्लिसिटी इतनी आगे चली जाती है कि अब अगेन एग्लिया समझती तो है प्रिंस को, बट जब चुनने का मौका आता है प्रिंस और नास्तासिया के बीच में, तो प्रिंस अल्टीमेटली जो इमीडिएट जो थ्रेट होता है, मतलब कि भाई नास्तासिया मर न जाए, उसको बचाने के लिए जाता है। एंड एग्लिया वहां से चली जाती है कि भाई अल्टीमेटली ही हैज चोजन हर, ऐसा करके। जो सिंप्लिसिटी या फिर जो इडियसी जो थी प्रिंस की, बोल सकते हैं काइंड ऑफ लास्ट उस पर भारी पड़ जाती है इन दैट सेंस, बट इन हिज मोस्ट ट्रूएस्ट सेंस बोल सकते हैं, बट दैट्स हु ही इज नॉट सम काइंड ऑफ पर्सन हु इज सो क्रूअल दैट अल्टीमेटली अगर तुमसे ब्रेकअप कर लेते हैं फिर तुम दूर चले जाओ तो अगले बार जब तुमसे मिलोगे तो बिल्कुल एकदम अनजान की तरह मिलेगा। वो ऐसा नहीं है उसका कैरेक्टर। ही इज द मोस्ट सिंसियर गाय यू विल फाइंड लाइक एवर, ठीक है। तो लाइक वो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। जिस कैरेक्टर पर अगलाया मैं भाई नाम जिस कैरेक्टर पर अगलाया फिदा हुई थी वही कैरेक्टर भी, वही उसके जो ट्रोप्स होते हैं उससे दूर हो जाती है उसी कारण से। सो इट्स काइंड ऑफ इन अ मोर ऑफ आयरनी। वन कैरेक्टर दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज गानिया, एंड गानिया कैरेक्टर मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज स्टार्टिंग में जिसका मैनिपुलेशन वाला आर्क दिखाया जाता है जहां पर वो शादी कर रहा होता है नास्तासिया से पैसों के लिए, बट वो प्यार करता है अगलिया से। एंड जब नास्तासिया वो पैसे आग में फेंक देती है कि जाओ उठाओ गानिया, जाओ उठाओ अपनी वर्थ दिखा दो, तो वो नहीं उठाता है, अपनी खड़ा रहता है, वो नहीं मतलब पैसों के लिए झुकता नहीं है वो, बट स्टिल उसको पैसे मिल जाते हैं, बट वो पैसे वापस कर देता है मुश्किन को। तो इट सीम्स लाइक गानिया हैज बिकम अ बेटर मैन, बट फिर देखने को मिलता है कि नहीं, स्टिल ही इज जेलस ऑफ प्रिंस, स्टिल ही वांट्स कि जो अगलिया का जो अटेंशन मिल रहा है प्रिंस को वो वहां से छिन जाए। उसी तरह से जो कैरेक्टर मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं मतलब कि नॉवेल्स के अंदर में प्रिंस को छोड़ के सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है भाई, मतलब कोई परफेक्ट तो है ही नहीं। एंड इसी से एक बात मुझे याद आती है कि जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में सुंदरता की जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग में भी जब फर्स्ट टाइम जब प्रिंस नास्तासिया का जो पोर्ट्रेट देखता है एपेंचिन फैमिली के यहाँ, तो वो बोलता भी है कि व्हाट अ ब्यूटी करके बोलता है भाई कि हाँ मतलब बहुत सुंदर दिख रही करके। बट वो जब एक्चुअली से मिलता है तब देखने को मिलता है कि उसकी जो मोरल का जो कैरेक्टर होती है उस लड़की की, मतलब जो उसका जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका मोरल कैरेक्टर होता है वो इतना खराब होता है कि जो उसकी फिजिकल ब्यूटी जो है उसको वो ओवर शेडो कर जाती है। लास्ट में प्रिंस ये बोलता भी आई कैन नॉट लुक हर फेस, कि जो ब्यूटी असल में जो आ रही है वो आपके पर्सनैलिटी से आती है, आपके मोरल वर्थ से आती है। सो इसलिए वो अगले को रिस्पेक्ट भी कर पाता है बिकॉज उसकी जो ब्यूटी है वो केवल आउटर ब्यूटी नहीं है, वो उसके कैरेक्टर से आती है। एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग वुमेन की कैरेक्टर से आती है। वहीं पर जो नास्तासिया जो कैरेक्टर वो शी हैज गॉन एक्चुअली मैनिपुलेट कर रही है, वो अपने को सेल्फ सबोटाज कर रही है, उसका खुद का कुछ मोरल वर्थ नहीं है, वो दूसरों को अपने लाइफ में फंसा रही है। ये जो पर्सनैलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उसे खुद के ब्यूटी में इतना उसको मतलब अगली बोल सकते हैं या फिर बहुत ही एकदम डिजेनरेट उसको बना देता है। एंड दैट्स व्हाई उसकी जो ब्यूटी है वो करने लग जाती है, मतलब कि एकदम ब्यूटी बस्ती नहीं बोल सकते हम काइंड ऑफ। एंड ऑन पर्सनल लेवल जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ भी रहा था, जब स्टार्टिंग में जब नास्तासिया की जब बात हो रही होती है देन उसको इतना दिखाया भी जाता है कि शी सो ब्यूटीफुल, शी इज सो एलिगेंट एंड ऑल काइंड ऑफ दैट। एंड आते आते मैं खुद उसको हेट करने लग गया था कि जब उसकी मैं शक्ल इमेजिन भी कर रहा था जब मैं पढ़ते हुए, मुझे खुद को मतलब बहुत ही समझ रहे हो वो वाली चीज छी भाई, मतलब अवर्जन काइंड ऑफ फील हो रही थी। तो जो बुक में जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह से प्रिंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द बुक, अगर तुम देखना चाहो तो। सो मुझे लगता है कि बुक दो लेवल पर चल रही होती है। एक तो द एक्चुअल स्टोरी दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिटवीन लाइक कैरेक्टर्स एंड स्टफ, जो प्रिंस का पूरा जो आर्क है वो जो आता है जाता है और जो अल्टीमेटली जो तबाह होता है वो उसका जो पूरा आर्क है वो, और उसके ऊपर जो कमेंट्री जो दोस्तों जो चल रही होती है, जो सोशल कमेंट्री, और जो वो एक जो मुझे लगता है कि जब पार्टी में जब प्रिंस इस बारे में बात करता है कि जो क्रिश्चियनिटी और कैथोलिज्म रोमन कैथोलिज्म होता है ना, हाँ क्रिश्चियनिटी और कैथोलिज्म की जब बात कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है वो उनके खुद के पर्सनल व्यूज हैं दैट क्रिश्चियनिटी इज द लाइक ट्रू रिलीजन एंड जो कैथोलिज्म है वो तो एक्चुअली एथिज्म है इन डिसगाइज, या फिर एथिज्म उसका ही बैड प्रोडक्ट है एंड दैट इज नॉट अ ट्रू रिलीजन। तो ये जो सोशल कमेंट्री हो गई या फिर जो नाइलिज्म के ऊपर बातचीत हो गई या फिर लाइफ के पर्पस वाली जो बातचीत हो गई, ये ऑन सरफेस लेवल होती रहती है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर होती रहती है। अच्छा, मैं अल्टीमेटली इस पर वर्डिक्ट देना चाहता हूँ कि क्या प्रिंस का कैरेक्टर सच में एक इडियट था, इसमें वो बुरा था? एंड द आंसर इज नो। द सोसाइटी वाज सो करप्ट दैट कि उसकी जो इनोसेंस थी वो उसका इतना वो फायदा उठा लेते हैं कि वो आसानी से लोगों को माफ कर देता है, वो आसानी से लोगों पर ट्रस्ट कर लेता है, वो किसी को जज नहीं करता है, वो पीठ पीछे किसी बुराई नहीं करता है। एक ही बार शायद एक बार एक इंसिडेंट ऐसा आता है जब वो अगले से मिलने के लिए जाता है, तब वो जो कैरेक्टर होता है हिप्पोलाइट ऐसे कुछ होता है उसका नाम, तो उसके बारे में वो जब अगले को बता रहा होता है, जो वो सुसाइड करने की जो बात कर रहा होता है ना हिप्पोलाइट, उसके बारे में वो कुछ अपने ओपिनियन देता है, कुछ जज करता है। वो तुम्हारे अंदर का जस्टिस है, तुम समझ नहीं पा रहे उसकी फीलिंग को। एंड दैट्स द ओनली टाइम आई गेस प्रिंस के जो जजमेंट है लोगों के कैरेक्टर को लेकर, गलत तो नहीं कहूंगा मैं, इट्स मोर लाइक टेकन बैक। तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स यू शुड रीड दिस बुक, दिस नो डाउट अबाउट इट, मास्टरपीस तो है, मतलब मैंने बोल रखा है यार, यू विल नॉट फील बोर्ड। बस इतना ये बोलूंगा कि जब पढ़ रहे हो तो एक कंसिस्टेंटली पेज बना के रखना, भले एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो बट पढ़ना जरूर, छोड़ना मत। मुझे वही दिक्कत हुई थी कि स्टार्टिंग के टाइम मैंने 200-300 पेज से बहुत ही आगे पीछे करके पढ़े हुए थे, मतलब कि बहुत ही एक दिन कभी 4-5 चैप्टर पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा ही नहीं, कुछ ऐसा करके। तो मेक अ कंसिस्टेंटली तुम उसे पढ़ना। एंड या दिस वाज माय एक्सपीरियंस, माय काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ दिस बुक। अगर तुमने बुक पढ़ी तो तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। एंड दिस वाज इट, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जल्दी।